ईक्षा हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। अब हम दो बैलों की कथा का दूसरा भाग आरंभ करते हैं आज। तो शुरू करने से पहले मैं आपको फिर याद दिला दूं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और लाइक और शेयर भी कीजिए। अपने दोस्तों को बताइए कि ये आपको जो मैं पढ़ा रही हूँ ये बिल्कुल क्लासरूम टीचिंग है, ये ऑनलाइन की तरह नहीं है। जैसे क्लास में अध्यापिका टीचर आपको पढ़ाती है, मैं बिल्कुल वैसे एक एक पंक्ति पढ़कर समझा रही हूँ। इसलिए ये वीडियो थोड़े बड़े हो जाते हैं या ज़्यादा वीडियो बनते हैं एक पाठ के। तो देखिए, अब पिछले वीडियो में हमने देखा था कि लेखक गधे के साथ अच्छे लोगों की तुलना कर रहे हैं कि अच्छे लोग जो होते हैं, जो चुपचाप सब कुछ सह जाते हैं, उनको लोग बेवकूफ और गधा कहते हैं। तो अब वे बैलों की कहानी शुरू कर रहे हैं। देखिए, झूरी काची के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। झूरी काची, काची कहते किसान को, कृषक को, उसका नाम था झूरी। एक किसान था जिसका नाम था झूरी। उसके पास दो बैल थे जिनके नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे। पछाई बैलों की एक जाति होती है, जानवरों में भी जातियां पाई जाती हैं। तो पछाई बैलों की श्रेष्ठ जाति मानी गई है। बहुत बहुत बलवान, बहुत स्ट्रांग होते हैं ये बैल। देखने में सुंदर, काम में चौकस, चौकस यानी सावधान रहने वाले। डील में ऊंचे, डील आकार में, रूप और आकार में ऊंचे, लंबे चौड़े, डील डॉल कहते हैं ना इसका। डील डॉल बहुत अच्छा है। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था, मित्रता हो गई थी, एक दूसरे को भाई समझने लगे थे। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। जानवर लोग बोल तो सकते नहीं है, हमारी तरह भाषा तो का प्रयोग तो कर नहीं सकते, लेकिन दोनों चुपचाप बैठकर, आमने सामने बैठकर मूक भाषा में बिना बोले चुप रहकर विचारों का विनिमय करते थे। विनिमय मतलब विचारों का आदान प्रदान, विचार देना और विचार लेना, विनिमय लेना देना। एक दूसरे के मन की बात को कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। वे दोनों एक दूसरे की मन की बात को समझ जाते थे, एक दूसरे के मन की बात को समझ जाता था। मोती हीरा की बात समझ जाता था, हीरा मोती की बात समझ जाता था, बिना बोले। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। लेखक कहते हैं जरूर उनके अंदर, उन बैलों के अंदर कोई गुप्त शक्ति थी, गुप्त जो दिखाई नहीं देती थी, रहस्यमयी, छिपी हुई, गुप्त छिपी हुई शक्ति थी। वो शक्ति मनुष्य को भी नहीं है, के पास नहीं है, जो मनुष्य सबसे श्रेष्ठ जीव होने का दावा करता है। मनुष्य के पास बुद्धि है, दिमाग है, क्या कुछ कर सकता है, चंद्रमा तक पहुंच सकता है, लेकिन फिर भी वो शक्ति जो जानवरों में है, जो हीरा मोती में थी, वो मनुष्य के पास भी नहीं थी। इसलिए कह रहे हैं कि जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य दावा करता है कि मैं सबसे श्रेष्ठ जीव हूं, जितने भी जीव संसार में हैं, लेकिन उसके पास भी, चाहे वो श्रेष्ठ जीव है, फिर भी उसके पास हीरा मोती जैसी या जानवरों जैसी गुप्त शक्ति नहीं है जिससे वो एक दूसरे के मन की बात को समझ सके। तो यहाँ पर लेखक ये एक व्यंग कर रहे हैं कि हाँ, मनुष्य दूसरे मनुष्य के मन में क्या है नहीं समझ सकता। अंदर ही अंदर मनुष्य किसके के बारे में क्या भावना रखता है ये नहीं पता चलता और धोखा खा जाता है, लेकिन जानवर एक दूसरे के मन की बात समझ जाते हैं। तो कितनी बड़ी बात उन्होंने छोटे से उदाहरण में, इसीलिए कहा था वे छोटी छोटी संक्षेप में कही हुई जो बातें हैं उनके भीतर कितना बड़ा भाव छिपा हुआ है। वंचित, मनुष्य वंचित है यानी मनुष्य के पास नहीं है।
दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते थे। ये जानवरों का तरीका है। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। सींग जो उनके सिर पे होते हैं वो मिलाकर प्रेम कर लेते थे एक दूसरे से, विग्रह के नाते नहीं। लेकिन जब भी बैल सींग किसी को लगाता है तो उस समय ऐसे लगता है उसको गुस्सा आ रहा है, वो झगड़ा करने लगा है। विग्रह मतलब लड़ाई झगड़े के नाते नहीं, बल्कि केवल विनोद के भाव से, आनंद मनाने के लिए, मजा करने के लिए। विनोद, खुशी, आनंद। आत्मीयता के भाव से, आत्मीयता अपनापन। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है। जैसे मनुष्य कोई दो दोस्त मिलते हैं तो एक दूसरे को गले मिलकर ऐसे पीठ पर एक दूसरे को थपकी देते हैं। धौल धप्पा यानी थपकी देना, शाबाशी देना, पीठ ठोकना। तो जैसे मनुष्य तो पीठ ठोक लेते हैं, लेकिन बैल जैसे जानवर ये काम नहीं कर सकते। तो वो कैसे एक दूसरे से मिलते हैं, कैसे दोस्ती निभाते हैं? सींग मिलाकर, एक दूसरे को चाट कर, एक दूसरे को सूंघ कर। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है। अगर कोई ये सब ना करे अगर कोई पीठ ना ठोके, गले ना मिले और शाबाशी ना दे, ऐसे दौल धप्पा ना लगाए, तो दोस्ती में मजा नहीं है। दोस्ती कमजोर सी लगती है, फुसफुसी सी लगती है। अगर कोई दोस्त मिले तो कैसे वाह करके मिलते हैं। आजकल तो कोरोना के कारण किसी को छू नहीं सकते, पास नहीं जा सकते, लेकिन जब दोस्त मिलते हैं तो यही तरीका है। इसके बिना दोस्ती फुसफुसी है, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। ऐसी दोस्ती जिसमें धौल धप्पा ना हो, जिसमें गले मिलना ना हो, वो दोस्ती बिल्कुल बेकार है। उस ऐसी दोस्ती पर विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते थे, बांध दिए जाते थे, जोत देना, हल में जोत देना, या गाड़ी, बैलगाड़ी होती है, बैलगाड़ी में उनको बांध दिया जाता है, रस्सियों से बांध दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते। उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी, दोनों हीरा और मोती की यही कोशिश होती थी कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। दोनों जानवर हैं, लेकिन दोनों में इतना प्रेम है, इतनी दोस्ती है कि वे चाहते हैं ज्यादा। हीरा चाहता था मेरे पे ज्यादा बोझ आए और मोती चाहता था मेरे पे ज्यादा बोझ आए, मैं ज्यादा भार खींचूं, मेरे दोस्त को कम भार उठाना पड़े। लेकिन मनुष्य हो तो क्या करेगा, वो सोचेगा दूसरे पे ज्यादा भार पड़ जाए। तो यहाँ पर लेखक जानवरों की विशेषताएं बता रहे हैं कि वो मनुष्य से कहीं अधिक श्रेष्ठ हैं। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों को खोला जाता था, तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते थे। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते। अब उनको खाना दिया जाता था। नांद कहते हैं एक बड़ा सा टब होता है जिसके अंदर जानवरों को खाना दिया जाता था। खली जैसे जो भी जिस भी चीज का तेल निकाला जाता है, उसका जो भूसा बचता है, जैसे राई का, सरसों का तेल निकालते हैं तो वो छिलका जो बचता है उसको खली कहते हैं। भूसा कहते हैं जब आटे का चोकर बचता है, आटा छानने के बाद, वो सब जानवरों को खिलाया जाता था। तो वो सब नांद में डाल देते थे और दोनों एक साथ उठते थे खाने के लिए। साथ में नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था, इतना प्रेम था इनमें। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। झूरी की पत्नी का मायका झूरी का ससुराल हुआ, तो एक बार उनको चाहिए होंगे बैल किसी काम के लिए, तो बैलों की गोई कहते जोड़ी को, दोनों जोड़ी कौन थे, हीरा और मोती, दोनों को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे मालिक ने हमें बेच दिया है। उन्होंने सोचा मालिक ने तो हमें बेच दिया किसी के हाथ, उनको क्या पता कि वो ससुराल में भेज रहे हैं, फिर वापस हमें बुला लेंगे। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया के घर तक गोई ले जाने में
दांतों पसीना आ गया। कितने मुहावरे देखिए प्रयोग किए गए हैं। इतना उनको लगा कि इसने बेच दिया है हमें, इसलिए वहां तक, घर तक, झूरी के ससुराल तक पहुंचने में दांतों तले पसीना आ गया। इतना थक गए, इतने हार गए वो लोग जो लेके जा रहे थे कि उनको वहां ले जाना मुश्किल हो गया। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते। अगर पीछे से वो हाँकना मतलब जानवरों को ऐसे छड़ी से मार मार के हाँक कर लेकर जाना, हा 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 करते हैं ना, उसको हाँकना बोलते हैं। तो वो मारता तो एक दाईं तरफ जाता, एक बाईं तरफ जाता। पगहिया पकड़कर आगे से खींचता। अगर पगहिया रस्सी रस्सी गले में बांधी हुई थी उसको पगहिया कहते हैं। अगर वो गर्दन से जाकर उनको खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते। मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते हुंकारते, जोर से अपनी आवाज निकालते करके। तो बहुत मुश्किल हो गया उनको ले जाना। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती, अगर उनकी आवाज होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि उनको नहीं पता था कि वो अपने रिश्तेदार के यहाँ भेज रहे हैं। वो तो सोच रहे थे हमें बेच दिया किसी के हाथ। तो वो कहते हैं कि लेखक देखिए उनकी भावनाओं को कैसे समझ रहे हैं जानवरों की। कह रहे हैं कि अगर ईश्वर ने वाणी दी होती तो झूरी से पूछते कि हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हैं, हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। यहाँ गरीब का मतलब है कमजोर, बेजुबान। तो गरीब को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम करवा लेते, हमसे और ज्यादा काम करवा लेते। निकाल क्यों रहे हो? हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हम चाकरी, तुम्हारी नौकरी, तुम्हारी सेवा करने में चाहे हमें मरना भी कबूल था, तुम्हारे साथ ही रहना था। हमें घर से क्यों निकाल रहे हो? हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। दाना चारा जानवरों का भोजन। तुमने जो कुछ खिलाया वह सर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? वो जालिम कह रहे हैं उसको, जालिम, कठोर, निर्दयी आदमी। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। नई जगह पहुंच गए, उनको किसी तरह घसीटते घसाटते मारते पीटते ले गया। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए, जब उनके लिए नांद में खाना डाला गया तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था, जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा। दिल भारी हो रहा था, दुखी हो रहा था। दिल भारी होना, दुखी होना, ये सब मुहावरे हैं। इसमें आप जहां जहां मैं आपको बता रही हूँ मुहावरे, वहां वहां अंडरलाइन करते जाइए। ये सब मुहावरे हैं। और दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था, जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था, वह आज उनसे छूट गया था। किसको घर समझ रखा था? झूरी के घर को। वो ये नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे। बेगानों से पराए, बेगाने पराए। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की। अब दोनों ने चुपचाप इशारों से चुप रहकर विचारों का आदान प्रदान किया, सलाह कर ली। क्या सलाह कर ली? एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। कनखियों से देखना, तिरछी नजरों से देखना। कब जब हम कोई किसी को इशारा करते तो हम तिरछी नजरों से देखते हैं। कनखियों से अपने जो ये आई बॉल्स होते हैं ब्लैक वाले, उनको साइड में लाकर देखने को कनखियों से देखना कहते हैं। और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया यानी सब सो गए गांव के लोग, तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले। पगहे, रस्सियां तोड़ दी जिससे बांधे हुए थे खूंटे से वो, और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे। अनुमान ना हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा। अनुमान, कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि कोई बैल इतनी मजबूत रस्सियों को तोड़ लेगा। पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। दूनी, दुगनी, डबल। एक एक झटके से रस्सियां टूट गई। जब कोई अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए इतना जोर लगा देता है तो वो स्वतंत्र हो ही जाता है।
झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। चरनी कहते हैं ऐसा स्थान जहां जानवरों के लिए चारा रखा जाता है, खाने के लिए, जानवरों के लिए घास फूस खली भूसी जहां इकट्ठे करके रखते हैं कमरे में, उसको चरनी कहते हैं। वहां दोनों पहुंच गए वापस अपने घर और चारे वाली जगह पर जाकर बैठ गए। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है। गराव कहते हैं रस्सी का टुकड़ा, क्योंकि वो तोड़ के भागे थे तो आधा आधा रस्सी का टुकड़ा उनके गर्दनों में लटका हुआ था। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा है। अब देखिए, विद्रोहमय स्नेह, स्नेह यानी प्यार, प्यार विद्रोहमय कैसे हो सकता है? ये दो विरोधी भावनाएं हैं, विद्रोह करना और स्नेह होना। उसी व्यक्ति से विद्रोह भी कर रहे हैं और उसी से स्नेह भी कर रहे हैं। कितना अच्छा प्रयोग है शब्दों का। देखिए, जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उससे जब हम शिकायत करते हैं और उसमें प्रेम छिपा होता है, उसमें शत्रुता की भावना नहीं होती। ऐसा माता पिता के प्रति बच्चों का प्रेम होता है। बच्चे कई बार माता पिता की बात नहीं मानते, या माता पिता भी बच्चों के प्रति विद्रोहमय स्नेह कर सकते हैं कि नहीं, तुमने गलत किया है, मैं ऐसा नहीं करने दूंगी या मैं नहीं करने दूंगा। या बच्चे भी कहते हैं माता पिता को कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, नहीं। तो वो उसमें प्यार छिपा होता है कि आप जो कर रहे हो वो हमें अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन क्योंकि आप हमारे प्यारे हो इसलिए हम आपसे शत्रुता भी नहीं कर सकते। तो ये विद्रोहमय स्नेह बड़ा अच्छा शब्द का प्रयोग है। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। गदगद हो गया, बिल्कुल खुशी से झूम उठा। गदगद हो जाना, खुशी के मारे झूम जाना। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन, प्रेमालिंगन प्रेम से उनको अपनी बाहों में ले लिया, गले से लिपटा लिया। प्रेमालिंगन, प्रेम से गले में लिपटा लेना। और चुंबन करने लगा, चूमने लगा। वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। उस दृश्य को जो भी देखता उसका मन हर जाता। मनोहर दृश्य, मन को हरने वाला। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उसका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। अभूतपूर्व मतलब जो पहले न हुई हो, लेकिन ये घटना ऐसी नहीं है जो अभूतपूर्व थी, ऐसी घटना पहले हो चुकी थी। न अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी, बहुत महत्वपूर्ण घटना घटी है। ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी थी। कई लोगों के गाय बैल जानवर चले जाते थे, फिर वापस लौट के आ जाते थे, उन्हें बेच दिया जाता था तो वापस आ जाते थे। तो ये घटना पहले भी हो चुकी थी, अभूतपूर्व नहीं थी, लेकिन ये घटना बहुत इम्पोर्टेंट थी, महत्वपूर्ण थी। सारे बच्चे इकट्ठे होकर तालियां बजाने लगे। बाल सभा ने निश्चय किया, बाल सभा बच्चों की टोली ने, बच्चों की सभा ने, कि दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। ये पशु वीर हैं, ये इसके ससुराल से वापस लौटकर आ गए तो इन्होंने वीरता का काम किया है, इसलिए इन्हें अभिनंदन पत्र देना चाहिए, इन्हें सर्टिफिकेट देना चाहिए, इनको अवार्ड मिलना चाहिए। अभिनंदन पत्र, इनके स्वागत में इन्हें कोई इनाम मिलना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। चोकर भूसी का अर्थ आप जानते हो, मैं बता चुकी हूँ। सब अपने अपने घर से कुछ कुछ इनके लिए लेकर आए, अवार्ड देने के लिए, अभिनंदन देने के लिए। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, उसकी हाँ में हाँ मिलाया। समर्थन करना, हाँ में हाँ मिलाना। इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है वे, उस जन्म के आदमी हैं। ऐसा लगता है ये उस जन्म के यानी पिछले जन्म के। ये बैल नहीं है, ये पिछले जन्म में आदमी होंगे, तभी आदमी जैसा व्यवहार कर रहे हैं। भागकर वापस अपने घर आ गए। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस नहीं हुआ। इस बात का विरोध किसी ने नहीं किया। सब मान गए, हाँ ये जरूर पिछले जन्म में
बैल ही इंसान ही होंगे। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा। झूरी की स्त्री आई बाहर, झूरी के मायके गए थे ना ये बैल, उसकी स्त्री ने ही बोला, सॉरी, झूरी की स्त्री के मायके ही गए थे ना ये बैल। तो हो सकता है झूरी की स्त्री ने ही बोला हो कि मेरे मायके में थोड़े दिन के लिए बैलों को भेज दो, वहां काम करेंगे, वहां काम ज्यादा है। तो जब उसने देखा ये तो वापस आ गई बैल, तो जल उठी। कोई भी स्त्री अपने मायके से इस तरह कोई भागकर आ जाए वापस, तो उसको तो अपमानित फील होगा ना, कि मेरे मायके में ये क्या सोचेगा मेरा पति कि मेरे मायके वालों ने इसको खाना नहीं खिलाया जो ये वापस लौट कर आ गए। तो बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं, एक दिन वहां काम न किया भाग खड़े हुए। नमक हराम कहते हैं जो किसी का नमक खाकर उससे धोखा करे। कहा जाता है कि किसी का नमक खाओ तो उसके साथ विश्वासघात कभी नहीं करना चाहिए, कभी भी उसके साथ धोखा नहीं करना चाहिए। तो उसने कहा ये कैसे नमक हराम बैल हैं, उनका मेरे मायके वालों का नमक खाकर आए हैं और एक दिन भी काम नहीं किया, भागकर वापस आ गए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। झूरी के बैल थे, झूरी को ये आक्षेप, ये दोष, ये आरोप, ये एलिगेशन अच्छा नहीं लगा कि मेरे बैल है, मेरे बैलों को नमक हराम कह रही है। सुन न सका। नमक हराम क्यों है? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते, खाने को कुछ नहीं दिया होगा, चारा या दाना, इसलिए वापस आ गए। स्त्री ने रोब के साथ कहा, कोई भी औरत अपने मायके की बुराई नहीं सुन सकती है। तो उसने कहा, बस तुम ही बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं ना, तुम ही को आता है खाना खिलाना जानवरों को, और बाकी दुनिया पूरी तो पानी ही पिला के रखती है। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते, अगर तुम्हारे घर में, तुम्हारे मायके में इनको खाना पीना अच्छा मिलता तो क्यों भाग कर आते। स्त्री चिढ़ गई और भी चिढ़ गई। भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। अब उसी पे डाल दिया दोष झूरी की पत्नी ने कि तुम्हारे जैसे नहीं है, खाली सहलाते रहते हैं, बैलों को प्यार करते रहते हैं। काम कराया होगा उन्होंने, खिलाया होगा तो उसके बदले में काम भी करवाया होगा। तुमने तो इनको सिर पे चढ़ा रखा है, तुमने तो इनको बिगाड़ रखा है। रगड़ कर जोतते हैं जो खिलाते हैं, रगड़ कर जोतना, खूब मेहनत करवाना। ये दोनों ठहरे कामचोर, तुमने तो इनको कामचोर बना दिया है, ये काम ही नहीं करते। भाग निकले, अब देखो कहां से खली और चोकर मिलता है, अब देखती हूँ कौन देता है इनको खाना। सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी। खली मैंने बताया था ना, जिसमें से तेल निकालते हैं, वो उसका छिलका जो बचता है वो देते हैं, तो उसमें फिर भी तेल बचा हुआ होता है, उसमें ताकत होती है। तो वो कह रही मैं सूखा भूसा दूंगी इनको अब खाने के लिए, खली वली कुछ नहीं दूंगी। सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाएं चाहे मरे। वही हुआ, मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई। मजूर जो मजदूर था, जो बैलों को खाना वाना देता था, उनको नहलाता धुलाता था, उसको ताकीद कर दी गई, उसको कह दिया गया, उसे आदेश दे दिया गया कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। सजा है इनकी, ये भागकर आ गए हैं, इनको सजा मिलेगी। बैलों ने नांद में मुंह डाला तो फीका फीका खाली भूसा था उसमें। उनको लगा ये क्या हो गया, फीका फीका खाना मिल रहा है, ना कोई चिकनाहट, ना कोई रस, क्या खाएं। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे, दरवाजे की ओर देखने लगे कि शायद कोई अच्छा खाना अभी आएगा हमारे लिए। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे, मालकिन मुझे मार ही डालेंगी। चुरा कर डाला, चोरी करके ले आ, मालकिन को मत बता। ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे, और अगर हम पकड़े गए तो तुम भी उन्हीं के साथ दोगे, हमें डांटोगे, उन्हीं में मिल जाओगे। अगर मालकिन ने हमें देख लिया कि हमने खली डाली है तो तुम भी उसके साथ मिल जाओगे। तुम ये नहीं कहोगे कि मैंने इन्हें बोला था कि इनको चोरी से खिला दो, इसलिए हम नहीं खिलाएंगे। तो ये दूसरा पार्ट, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको
ख़त्म करने में समय लगेगा। ज़्यादा लंबा हम पढ़ेंगे तो समझने में कठिनाई होगी, इसलिए अब हम तीसरे पार्ट में आगे बढ़ेंगे दूसरे अगले वीडियो में। तो यहीं समाप्त करते हैं। आपको कुछ भी कहना हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, लेकिन एक बात याद रखिए, मैं एक एक पंक्ति एक एक शब्द का अर्थ समझा रही हूँ आपको। तो यहीं समाप्त करते हैं और अपने बड़ों का कहना ज़रूर माना कीजिए।